गुड आफ्टरनून एवरीवन। इंडियन हिस्ट्री राइटिंग एंड अप्रोचेस के तहत पिछली क्लास में हम लोग ने प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन पर चर्चा की थी। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज मध्यकालीन भारत के इतिहास लेखन पर चर्चा कर देंगे। तो टॉप स्टार्ट करते हैं। प्रारंभिक इस्लामिक इतिहास अरबी भाषा में मिलता है, किंतु शीघ्र ही इस्लाम का अरब की भौगोलिक सीमाओं से बाहर प्रसार होने पर फारसी व तुर्की भाषाओं में इतिहास की रचना की जाने लगी। पर इसको स्टार्ट करने से पहले पहले इस्लाम के ओरिजिन पे बात करते हैं। इस्लाम का जन्म मोहम्मद साहब द्वारा हुआ, जैसा कि सब जानते हैं, जिनका जन्म मक्का में हुआ और इनका पालन पोषण इनके चाचा अबू तालिब द्वारा किया गया। इन्होंने गृहस्थ जीवन जिया। इनकी पत्नी का नाम खदीजा था। और बात करें इनके आगे के संघर्षों की, तो कुछ का इनकी विचारधाराओं को कुछ लोगों ने नापसंद किया और इन्हें इनकी जन्मस्थली मक्का से इन्हें निकलने के लिए विवश कर दिया। ये इसके बाद में मदीना चले गए। मक्का से मदीना जाने की इस प्रक्रिया हिजरत कहलाई। और अब बात करते हैं उनके द्वारा लिखे उनके कुछ प्रमुख शिष्यों की। तो 632 AD में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई और मृत्यु से पूर्व उन्होंने अपने शिष्य अबू बकर को अपना उत्तराधिकारी बनाया, या अगला शिष्य ही खलीफा कहलाया। और इस्लाम जगत के इतिहास में सबसे प्रमुख 4 खलीफा को माना जाता है: अबू बकर, उमर, अली, उस्मान। और अब बात करते हैं मोहम्मद साहब द्वारा लिखे गए कुछ रचनाओं की। तो जैसा कि जानते हैं, कुरान के बारे में, हदीस के बारे में, शरीयत के बारे में, बेसिकली ये होते क्या है। कुरान में हमारे अल्लाह द्वारा जो आदेश मोहम्मद साहब को दिए गए, उनका संकलन मोहम्मद साहब द्वारा किया गया कुरान के नाम से। हदीस, इसमें मोहम्मद साहब के स्वयं की विचारधाराएं थी, जिसका संकलन उन्होंने हदीस के नाम से किया। और अब बात करते हैं शरीयत। शरीयत क्या होता है? ये कुरान के अनुसार लिखी गई आचरण संहिता है, जिसका संकलन मोहम्मद साहब द्वारा किया गया। अब इस्लाम के बारे में कुछ और बातें समझ लेते हैं। इस्लाम धर्म में 4 प्रमुख करों का उल्लेख मिलता है: जजिया, ज़कात, खुम्स, खिराज। जजिया बेसिकली उन व्यक्तियों से लिया जाता था जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते थे, परंतु इस्लाम धर्म में संरक्षण लिया था, अर्थात इस्लाम के अंतर्गत संरक्षित रूप में रह रहे थे। जैसे कि बेसिकली काफिर हिंदू माने जाते थे, और वे गैर धर्मी जो इस्लाम के नहीं थे, अन्य धर्मों से संबंधित थे और इस्लाम के संरक्षण में थे। और अब बात करते हैं ज़कात। ये बेसिकली धनी मुस्लिमों द्वारा लिया जाता था। उनकी कुल संपत्ति का 2.5%, जिसका उपयोग मुसलमानों के या इस्लाम धर्म के विकास में किया जाता था। और अब बात करते हैं खुम्स। ये लूट का धन होता था। जो भी इस्लामी सेना धर्म के नाम पे जो जिहाद छेड़ती थी या युद्ध करती थी, उस लूट में उन्हें जो मिलता था उसका 80% सेना और 20% सुल्तान को दिया जाता था। और खिराज, ये बेसिकली भूमिकर हुआ करते थे, जो कि हिंदुओं से लिया जाता था, और उजरी कर मुस्लिमों से लिया जाता था। और अब बात करते हैं इतिहास लेखन की। तो प्रारंभ में जो भी इतिहास का लेखन था वो अरबी भाषा में किया गया, परंतु जैसे जैसे इस्लाम का प्रसार एशिया और मध्य एशिया और अन्य क्षेत्रों में हुआ, तो क्षेत्रीय भाषाओं में भी जैसे जैसे प्रसार हुआ, वैसे वैसे क्षेत्रीय भाषाओं में इस्लाम के इतिहास का लेखन किया जाने लगा। तो पहले अरबी भाषा, फिर इसके बाद फ़ारसी, फिर तुर्की,
इस तरह से भाषाओं की विविधता इतिहास लेखन में आई। इस्लाम के भारत के आगमन के साथ ही फारसी व तुर्की भाषा में भारत के इतिहास संबंधी रचनाएं लिखी जाने लगी। इस काल के इतिहासकारों में प्रमुख जियाउद्दीन बरनी, इब्न बतूता, अब्दुल कादिर बदायूनी, अब्दुल फजल हामिद लाहौरी इत्यादि हैं। उल्लेखनीय है, जैसा कि अभी मैंने बताया कि जैसे जैसे इस्लाम का प्रसार अन्य देशों में हुआ, क्षेत्रीय भाषाओं में इस्लाम का इतिहास लिखा जाने लगा। जब इस्लाम का भारत में आगमन हुआ तो भारत में फारसी और तुर्की भाषा में इतिहास संबंधी रचनाएं लिखी जाने लगी। और इन ये इस काल के सबसे प्रमुख हमारे जो रचनाकार हैं, जो है जियाउद्दीन बरनी, इब्न बतूता, अब्दुल कादिर बदायूनी, अबुल फजल हामिद लाहौरी, जिनकी रचनाएं हम सल्तनत काल और मुग़ल काल में देख सकते हैं। उल्लेखनीय है, महाभारत के अनेक शासकों ने भी कुछ कृतियों की रचना की, जिसमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। उदाहरण के तौर पे बाबर व जहांगीर आदि का नाम लिया जा सकता है। आपको पता ही होगा बाबर की तुजुक-ए बाबरी और जहांगीर की जहांगीरनामा और बाकी जो भी रचनाएं हैं इनकी, उससे आप भारत विषयक विवरण आपको मिल सकते हैं। उस समय की तत्कालीन भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में, सामाजिक परिस्थितियों के बारे में इनकी जानकारी हमें इन ग्रंथों की सहायता से मिलती है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस और वीडियो, बाबर मध्यकालीन जो भी शासक हैं उनसे की रचनाओं से संबंधित वीडियो लगा हुआ है। आपको ज़्यादा जानकारी हासिल करनी हो तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और भारत विषयक विवरण जो मध्यकाल से रिलेटेड है उसको समझ सकते हैं। तो आगे बात करते हैं। मध्यकाल की ऐतिहासिक रचनाओं का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है इस काल में राजवंशों, सम्राटों एवं उनकी उपलब्धियों को भी ध्यान में रखकर रचनाएं की गई, क्योंकि इस काल के प्रमुख इतिहासकार भी अधिकांशतः प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सम्राटों से जुड़े, अतः प्राचीन काल के समान ही इस युग में भी जनसाधारण के इतिहास, जैसे लोक इतिहास की संज्ञा दी गई, की उपेक्षा की गई। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसा कि प्राचीन काल में क्या होता था, जो भी इतिहासकार थे राजाओं के संरक्षण में थे, तो जो भी रचनाएं होती थी वो राजा के इर्द गिर्द ही घुमा करती थी। इसी प्रकार मध्यकाल में भी यही हुआ। जो भी इतिहासकार था वो वो राजवंशों की के बारे में, जो पर्टिकुलर राजा जो उन्हें संरक्षण देते थे, क्योंकि उन्हें अनुदान राजा से मिल रहा है, तो जो भी विवरण होते थे उनके रचनाओं में वो उन सम्राटों की राजवंशों से संबंधित होते थे, राजा की उपलब्धियों से संबंधित होते थे, राजा के चरित्र से संबंधित होता है, राजा के इर्द गिर्द ही घुमा करते थे और राजा और उसके वंशावली के बारे में ही ज़्यादा फोकस करते थे। समाज में क्या हो रहा है, समाज में कौन सी घटनाएं घटी, समाज में कौन से उथल पुथल, जो निचले स्तर पे कौन से उथल पुथल थे, इसको चाहे प्राचीन काल हो चाहे मध्यकाल है, दोनों ही कालों में अवॉइड किया गया। पर वर्तमान काल में जो भी इतिहास लेखन हो रहा है, आजकल हर एक छोटी छोटी बिंदु को उठाया जाता है, चाहे वो राजाओं के बारे में हो चाहे वो समाज के बारे में हो। तो आजकल हर बिंदु से इतिहास का अध्ययन किया जा रहा है, परंतु मध्यकाल में अध्ययन का केंद्र हमेशा राजा हुआ करता था और उनके जो भी वंशावली थी उसका इसी के केंद्र मानकर इतिहास का लेखन किया जाता था। और प्राचीन काल में भी सिमिलर ही राजा और उनके वंशावली उन्हीं को केंद्र मानकर इतिहास का लेखन किया जाता था। अब आगे बात करते हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास लेखन।
ऐतिहासिक सामग्री की प्रचुरता। हमारे मध्यकाल में इस्लाम जगत के जो भी इतिहासकार थे, वे, जैसा कि हमने बताया, कि राजाओं के संरक्षण में थे। और जो राजा थे वो अपनी वंशावली को के बारे में लिखवाने के लिए बहुत ही उत्सुक थे। वो इस बात के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे कि उनकी बारे में, उनके जो भी आने वाली पीढ़ी है उसे जाने समझे। तो इस शुरुआत से ही सभी राजाओं ने अपने बारे में, अपने समय की उपलब्धियों के बारे में, अपनी समाज के बारे में, हर एक बात, अपने चरित्र से संबंधित और अपनी उपलब्धियों से संबंधित जो भी, और जो उस समय काल के जो भी युद्ध लड़े गए, छोटी से छोटी जानकारी को अपने इतिहासकारों द्वारा लिखवाया। और चूँकि हमें जो भी रचनाएं हैं वो शुरुआत से ही प्राप्त हुई, तो हमें जो भी उन्हीं ऐतिहासिक ग्रंथों की सहायता से बाकी के ग्रंथों की रचना की गई। तो इस तरह से कभी भी जो भी सामग्री थी इतिहास लेखन के लिए, वो उसकी प्रचुरता थी। क्योंकि सभी राजा इतिहास लेखन के महत्व को शुरू से ही समझते थे, इसलिए इन्होंने इतिहास लेखन शुरू से ही कराया। प्रारंभ में अरबी, फिर आगे चल के फ़ारसी, फिर इसके बाद तुर्की, सभी। तो इस तरह से मध्यकाल में हमें ऐतिहासिक ग्रंथों की प्रचुरता मिल जाती है। और एक ख़ास बात ये होती है, प्रत्येक घटना को कालक्रम के अनुसार पिरोया गया है और अपने इतिहास लेखन में स्थान दिया गया है। अरब वासियों की वंशावली के अन्वेषण में रुचि। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो भी अरब वासी थे और राजा थे, अपने वंश के बारे में अगली पीढ़ी को बताने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। वो चाहते थे कि वो अपने पूर्वजों के, आगे की पीढ़ी अपने पूर्वजों के गौरवशाली इतिहास को समझे और आगे, और उन कमियों को समझे जिससे उनका पतन हुआ। और हमेशा अच्छी बातों को एक्सेप्ट करते हुए और भी ज़्यादा विकसित हो और भी ज़्यादा प्रोग्रेस करें। तो इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने बारे में, अपने जो समय की अपनी कमियों के बारे में, अपनी अच्छाइयों के बारे में, और उनके कौन से डिसीजन थे जो गलत गए और उनके कौन से डिसीजन थे जिसकी वजह से वे अग्रणी थे, उन सभी बातों को उन्होंने लिखवाया और अपने गौरवशाली इतिहास को अगली पीढ़ी तक पहुंचाया। खलीफा की संपन्नता। चूँकि इस समय, और अब बात करते हैं खलीफा की संपन्नता की, तो जैसा कि हम जानते हैं उस समय के खलीफा काफ़ी संपन्न हुआ करते थे। और जैसा कि हम अपना एक नॉर्मल लाइफ का एक उदाहरण लें, अगर हमारे पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं और हम अपनी सभी सुख सुविधा को प्राप्त कर चुके हैं, तो हमारे अंदर एक ये भावना भी आएगी कि हाँ चलो हम अपने बारे में लिखवाएं, ताकि आगे लोग हमारे बारे में जान सकें, हमारी उपलब्धियों के बारे में समझ सकें। तो उस समय भी यही था कि खलीफा उस समय काफ़ी प्रमुख भूमिका में भी होते थे और मुसलमानों का उनके प्रति अगाध श्रद्धा भी होती थी। तो ऐसे में खलीफा अपने बारे में लिखवाने के लिए बाकायदा इतिहासकार नियुक्त करते थे और जो खलीफा के बारे में, उसके चरित्र के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में बाकायदा लिखते थे, और ताकि अगली पीढ़ी अपने खलीफाओं के बारे में जान सके। और अब बात करते हैं तुर्कों की विजय के साथ अरबी और फ़ारसी इतिहासकार। जब तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया तो अपने साथ अरबी और फ़ारसी इतिहासकारों को भी लाए, और उनमें कुछ प्रमुख हैं अल मसूदी, अल बरूनी आदि। और इन इतिहासकारों ने भारत विषयक विवरण और युद्ध विषयक विवरण को जगह दी तथा बताया कि जब तुर्कों का आगमन हुआ तो भारत की किस प्रकार की परिस्थितियाँ थी, कैसी सामाजिक स्थिति थी, कैसी आर्थिक स्थिति थी, तथा
राजाओं की क्या स्थिति थी, कौन से राजा ताकतवर थे, कौन से राजा कमज़ोर थे। और उस समय युद्ध के बीच में जो छोटी मोटी घटनाएं घटी, इन सभी बातों को उन्होंने अपनी रचनाओं में विशेष स्थान दिया। बट उनका पूरा जो भी सीमा थी लेखन की, वो राजा के इर्द गिर्द ही घूमती थी और निचले वर्ग पर ज़्यादा ये फोकस नहीं करते थे। आ, जैसे कि इस्लाम का जो दो वर्ग होता है, एक होता है ऊपरी वर्ग जिसमें राजा महाराजा अमीर वर्ग आते हैं, और एक होता है निचला वर्ग जिसमें गरीब किसान विसान और उद्योग करने वाले, व्यापार करने वाले, ये छोटे मोटे जो आते थे, इनके विषय में ज़्यादा फोकस नहीं करते थे। इनका पूरा फोकस हमेशा राजाओं के बारे में, अमीर वर्ग के बारे में ही होता था। और ये इसका एक ड्रॉबैक भी कह सकते हैं। ये अपने आप राजा को बहुत ही महान सिद्ध करते थे, और उनकी कमियां जो होती हैं उसको, जैसे कि प्राचीन काल के जो राजा के समय की थी कि दरबारी इतिहासकार अपने राजा के प्रति हमेशा पॉजिटिव बातों को ही आगे बढ़ाते थे, निगेटिव बातों को हमेशा हटा देते थे। सेम हियर यहाँ पे भी यही था। जो भी इतिहासकार थे अपने आप को भले ही धर्मनिरपेक्ष कहें, परंतु उनके लेखन में धर्मनिरपेक्षता नहीं दिखती है। उनमें ये बात साफ दिखती है कि वे अपने राजा के प्रति काफ़ी अगाध भक्ति को रिप्रेजेंट करते थे। कभी भी कोई भी निगेटिव पॉइंट्स अपने राजा के अगेंस्ट नहीं लिखते थे। उनके हिसाब से उनका राजा सबसे बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर रिलीजन। तो ये चीज़ें भी एक ड्रॉबैक थी, और जो कि हमारे प्राचीन काल के सिमिलर ही थी। और साथ ही अपने धर्म को सभी धर्मों में सर्वोपरि मानते हुए ही चलते थे, और उनके हिसाब से उनकी धर्म के जैसा कोई भी धर्म नहीं था, उनका धर्म सबसे बेस्ट है और इसका प्रसार होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी आधार पे कह सकते हैं कि जो हमारी मध्यकालीन इतिहास लेखन था उसका मूल आधार राजनीतिक और धार्मिक था। तो आगे बात करते हैं इतिहास लेखन की समस्याएं। पहला, सुल्तान की इच्छा। सुल्तान इस एक्चुअली में जो भी इतिहासकार थे और उनकी जो रचनाएं थी वो राजा के इर्द गिर्द ही होती थी, और कभी कभी कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो राजा को पसंद नहीं है तो हटवा देता था, और जो ज़्यादा से ज़्यादा बातें सिर्फ पॉजिटिव 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 ऐसा। जैसा कि हम जानते हैं इंसान एक सामाजिक प्राणी होता है जिसमें पॉजिटिव क्वालिटी भी होती है, नेगेटिव क्वालिटी भी होती है। तो अगर व्यक्ति किसी को अपने बारे में लिखने को कहे तो जाहिर सी बात है वो अपने बारे में सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स को ही सामने रखेगा, निगेटिव पॉइंट्स को वो छुपा जाएगा। बहुत ब्रॉड माइंड व्यक्ति ही अपने अच्छे और बुरे दोनों गुणों को लिखवाए। बट तत्कालीन समय में जब आप किसी अदर कंट्री पर राज्य करना चाहते हो तो जाहिर सी बात है अपने नेगेटिव पॉइंट्स को आप नहीं बताना चाहोगे। आप हमेशा अपने आप को बेस्ट ही बताना चाहोगे ताकि लोग सामने वाले पर आपका इम्प्रेशन अच्छा रहे। तो उन्हों और आगे की जो पीढ़ियाँ जो भी आए वो ये समझे कि हमारे जो पूर्वज हैं वो बहुत ही बेहतरीन हैं, उनमें कोई भी कमी नहीं थी। तो यही परंपरा आगे आगे बढ़ती चली गई। सभी अपने आप को कहते ना कि हर कोई परफेक्ट नहीं होता है, बट फिर भी अपने आप को परफेक्ट दिखाने की कोशिश में अपने बारे में अच्छी अच्छी बातों को ही लिखवाता है। तो इसका दुष्परिणाम भी निकलता है। और अब बात करते हैं इतिहास लेखन की समस्याएं। पहला, सुल्तान की इच्छा। जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी इतिहासकार थे वे सुल्तानों के संरक्षण में इतिहास का लेखन करते थे, जिनके इतिहास के मूल में राजा, दरबार और उसके समय में लड़े गए युद्धों पर विशेष फोकस होता था, तथा निचले वर्ग पर
ज़्यादा ये फोकस नहीं करते थे। और साथ ही साथ चूँकि राजा के संरक्षण में ये कार्य करते थे, तो ये राजा के अगेंस्ट कोई भी लाइन नहीं लिखते थे। अगर वो लिखते थे तो राजा के कोप का भाजन अर्थात उसके गुस्से का शिकार होना पड़ता था। और जिस कारण जो भी रचना थी वो निष्पक्ष नहीं होती थी। और साथ ही साथ कई बातें जैसे कि अगर हम अपनी बात करें, अगर हमें अपने बारे में कुछ लिखवाना हो तो चूँकि हम क्यों लिखवा रहे हैं, क्योंकि हमें सामने वाले पे एक अच्छा इम्प्रेशन क्रिएट करना है। तो जाहिर सी बात है हम सामने वाले पर सिर्फ अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें बताना ही चाहेंगे। अपनी निगेटिव बातों को ज़्यादा से ज़्यादा छिपाएंगे, क्योंकि इसका सामने वाले पे एक निगेटिव इम्प्रेशन पड़ता है। तो सेम हियर राजा भी चाहता था कि अगली पीढ़ी उसके बारे में सिर्फ अच्छी बातों को जाने, उसकी कमियों को वो ना जाने। इसी को ध्यान में रखते हुए उसने इतिहास का लेखन किया। यही परंपरा हर आने वाली पीढ़ी ने अपनाई। तो ऐसा नहीं है कि किसी में कोई कमी नहीं थी, कमी सब में होती है। इंसान एक सामाजिक प्राणी है, हर इंसान में कमी होती है। तो राजा क्या इंसान ही तो है, भगवान तो नहीं है। गलतियाँ उन्होंने भी की, बट उन्होंने अपनी गलतियाँ छुपाई और अपने बारे में सिर्फ अच्छी अच्छी बातों को लिखाया। तो इस तरह से इतिहास का जब इस प्रकार से इतिहास पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं होता, परंतु कभी कभी होता है कि कुछ आलोचनात्मक इतिहास भी का भी उस समय लेखन किया गया, जो कि जिसको हर काल में हर सुल्तान से रिलेटेड आलोचनात्मक रचनाएं तो नहीं मिलती, बट कुछ के समय की आलोचनात्मक रचनाएं जरूर मिल जाती हैं, जिससे कंपेयर करके हम एक काफ़ी हद तक एक सही इतिहास की आकलन कर सकते हैं। परंतु सिर्फ एक ही ग्रंथ जो राजा के संरक्षण में लिखाए गए, सिर्फ उसको आधार मानकर आप इतिहास का लेखन नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें काफ़ी कमियां होती हैं, क्योंकि उसमें कल्पनाशीलता भी होती है। तो आप कौन सी बात कल्पना है, कौन सी रियलिटी है, उसको समझने के लिए आपको एक आलोचनात्मक इतिहास की जरूर पड़ती है। इसके बिना ये संभव नहीं हो पाता। तो कह सकते हैं इसके बावजूद भी इसमें कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं, ऐसी युद्धों के बारे में, उस समय कौन से युद्ध हुए, उस समय कौन से राजा थे, इन सब की जानकारी जरूर मिल जाती है। और एक और अच्छी बात ये भी है कि उस काल में कि एक सबसे बेहतरीन बात जो कि प्राचीन काल में नहीं थी, प्राचीन काल में घटनाओं के साथ कालक्रम की जानकारी नहीं दी जाती थी, परंतु हमारे मध्यकाल के इतिहास में जो भी घटनाएं घटी उसकी कालक्रम के बारे में जानकारी दी गई। तो एक पॉजिटिव पॉइंट्स हमारे इस तरह से निकल के आते हैं। और अब बात करते हैं कुलीन वर्ग का प्रभाव। हम जानते हैं कि शासन व्यवस्था में जो भी एलाइड क्लास की अच्छा खासा रोल होता है, क्योंकि टैक्स पे करते हैं और एक बड़ा टैक्स पे करते हैं। तो राजा का के साथ एक अच्छा कनेक्शन होता है इनके साथ। और पर्टिकुलर ये भी राजा के समान इतिहासकारों की नियुक्ति करती थी अपने बारे में वंशावली को बताने के लिए। साथ ही साथ ये उस समय की उस निचले वर्ग के, उस मध्य वर्ग के, जो इनके समाज, इनके समकालीन वर्गों के बारे में, व्यवस्थाओं के बारे में, प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर प्रकाश डालते हैं। परंतु उसमें भी कहीं ना कहीं अपने संरक्षण, क्योंकि जो लेखक होते हैं संरक्षणदाता के अधीन लिखते हैं, तो ये भी उनके बारे में तो अच्छा लिखते हैं, परंतु बाकी बातों के बारे में नेगेटिव पॉइंट्स को नेगेटिव ही लिखते हैं। हमेशा अपने संरक्षणदाता को ही बेहतरीन मानना, बाकी चीज़ें को के प्रति नेगेटिव पॉइंट्स, तो ये चीज़ें भी आ जाती हैं जो हमें उस मध्यकालीन समय में के बारे में ठीक प्रकार से आकलन करने में दिक्कतें पैदा करती है। पर इसके बावजूद हमें उस समय में जो हमारे कुलीन वर्ग था उसके बारे में बताने के लिए इनके द्वारा लिखवाए गए साहित्य काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि ये अपने समय के
कुलीन वर्ग की क्या स्थिति थी, उनके लिए कौन से नियम बनाए गए थे और उन नियमों का क्या फ़ायदा हुआ, क्या घाटा हुआ, और उनकी आय के स्रोत क्या थे और उनकी समस्याएं क्या थी, उस पर भी यह प्रकाश डालती है। बस दिक्कत यही होती है जब कल्पना और वास्तविकता को मिला के लेखन किया जाता है और जिस पर धर्म का प्रभाव ज़्यादा होता है, तो उससे जो भी एक नकारात्मक प्रभाव क्रिएट होता है लेखन में, वो उस कारण कहीं ना कहीं आ, सच का आकलन करने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं। परंतु उसके बावजूद भी ये इनके द्वारा लिखवाए गए लेखन इम्पॉर्टेंट है तत्कालीन समय में इनकी स्थिति को समझने के लिए। और अब बात करते हैं पूर्वाग्रह की। चूँकि भारत एक हिंदू देश था जिस पर इस्लामिक सभ्यता का प्रसार प्रचार हुआ, क्योंकि दो सभ्यताएं एक दूसरे से मिली थी, तो इस्लामिक सभ्यता से जो भी संबंधित थे, वो मैंने पहले ही कहा, वे अपने धार्मिक जोश में थे, अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पूर्णतः लगे हुए थे। तो ऐसी स्थिति में वे अपने धर्म को ही बेस्ट मानेंगे, दूसरे धर्म से उन्हें कोई लेना देना नहीं होगा। तो उन्होंने जो भी कार्य करते थे, जो भी लेखन करते थे, उसमें अपने धर्म को बेस्ट बनाते थे और बाकी धर्मों को उपेक्षित मानते थे। तो जो भी कार्य होते, जो भी रचनाएं हुई, उसको अपने धर्म की कलेवर में चढ़ा के ही वो प्रस्तुत करते थे। उन्होंने किसी अन्य धर्मों की स्थिति के बारे में कोई भी ज़्यादा जिक्र नहीं करते थे। हिंदू की क्या स्थिति थी, है ना, पारसियों की क्या स्थिति थी, ये सारी बातें अन्य धर्मों पे ज़्यादा ये लोग बताने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते थे। अपने धर्म के बारे में, उनके धर्म की क्या स्थिति थी, उन्होंने क्या मकबरे बनवाए, कौन से मस्जिदें बनवाई, इन्हीं सब पे इनका ज़्यादा फोकस रहता था। बाकी धर्मों के बारे में क्या बन रहा, क्या बिगड़ रहा, उन्हें कोई लेना नहीं, और उल्टे तोड़वा देते थे। और साथ ही साथ जो भी रचनाएं हुई वो इनके धर्म विशेष को लेकर ही थी। किसी अन्य भले उन्होंने अन्य धर्मों की रचनाओं को भले अपनी भाषाओं में कन्वर्ट करा दिया ये समझने के लिए कि इसके अंदर है क्या, बट हमेशा फोकस अपने धर्म की लैंग्वेज को कोई प्रसार के लिए और साथ ही साथ अपने धर्म को, धर्म विशेष के प्रसार पर ही इनका ज़्यादा फोकस रहता था। अब बात करते हैं सांप्रदायिकता की। तो सांप्रदायिकता बेसिकली होता क्या है? ब्रॉड फॉर्म में इसको दो सांप्रदायों को की दार्शनिक अवधारणाओं के वैचारिक अंतर्द्वंद से इसको प्रदर्शित किया जाता है। वहीं संकुचित रूप में इसे राजनीतिक शक्तियों, आर्थिक संसाधनों पर अधिकार जमाने के लिए हिंदू मुस्लिम ईसाइयों के बीच होने वाले संघर्ष कहा जाता है। यहाँ पे जब हम मध्यकाल की बात करते हैं तो यहाँ दो संप्रदाय कौन है? यहाँ पे दो संप्रदाय हमारे हिंदू और मुस्लिम हैं, ठीक है। दोनों की शिक्षा अलग अलग थी, ठीक है। दोनों की धर्म की जो भी आदर्श है दोनों अलग अलग थे, फिर भी दोनों एक दूसरे के करीब हैं, एक दूसरों के बीच तालमेल बैठाने की कोशिश की और एक दूसरे की संस्कृति को समझने की कोशिश की। परंतु चूँकि जैसा कि हम जानते हैं, जो डोमिनेट करता है, जो किसी जिसकी ताकत ज़्यादा होती है वो हमेशा छोटे को दबाता है। तो ऐसा तो जो भी छोटा होता है एक तरह का प्रतिरोध जरूर करता है। जैसे एक गेंद होती है, दीवार पे मारेंगे तो वो टकरा के वापस आएगी, सेम थिंग यहाँ पे भी है। अगर और जितनी तेज़ी से हम गेंद फेंकेंगे उतनी तेज़ी से पीछे आएगी। यही उस समय था। यहाँ पे दो सभ्यता संस्कृति एक दूसरे से टकरा रही थी और एक दूसरे से एडजस्ट करने की कोशिश भी कर रही थी, परंतु जो पावरफुल था वो वो पहले की जो भी सभ्यता संस्कृति थी उस पर हावी होने की कोशिश कर रही थी। ऐसे में उन्होंने जो भी रचनाएं लिखी उसमें अपने धर्म को ज़्यादा बेहतरीन दिखाना था और ये दिखाना था
कि तुम लोग को भी मेरा धर्म एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरा धर्म तुम्हारे धर्म से काफ़ी बेस्ट है। तो ये सोच भी थी, और ये भी बताना था कि आगे की जो पीढ़ियाँ आएंगी उन्हें ये भी बताना था कि हमारा धर्म सबसे बेहतरीन था, सबसे बेस्ट था। और हमारे धर्म के आने के बाद कोई सब ने इसे शांति से स्वीकार भी कर लिया। ऐसा नहीं था कि, तो ऐसे में इतिहास लेखन का रुख भी कुछ ऐसा ही था कि धर्म को विशेष स्थान, अपने धर्म को ज़्यादा विशेष स्थान दिया गया, तथा अन्य धर्मों से रिलेटेड जो भी गतिविधियाँ थी उसे अवॉइड की गई। और अब आगे बढ़ते हैं। भारत के इतिहास लेखन में मध्यकाल में मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदुओं पर किए गए अत्याचार तथा ब्रिटिश काल में अंग्रेजों द्वारा मुस्लिम और हिंदुओं के एक दूसरे के विरुद्ध हथियार के रूप में किए गए इस्तेमाल को प्राय विस्तार से लिखा जाता है, और किंतु हिंदू प्रतिरोध का उल्लेख नहीं मिलता है। यहाँ पे लाइन जो है, मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदुओं पर किए गए अत्याचार, तो जो भी मध्यकालीन इतिहास, जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही डिस्कशन किया कि मध्यकालीन इतिहास में राजा को हमेशा बेहतरीन बनाया जाता था, माना बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया जाता था, तथा उसकी नीतियों को हमेशा बेहतरीन ही बताया जाता था। और ये भी बताया जाता था कि राजा की नीतियों से सभी संतुष्ट थे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, और ज़्यादा कोई आवाज़ उठी ही नहीं थी। राजा कठोर नियम अपनाता था ताकि वो अपने, क्योंकि वो बेहतर था इसलिए वो बेहतर तरीके से संचालन के लिए जो भी नियम कानून अप्लाई कर रहा है वो शासन के लिए बेहतरीन था, और वो बेहतरीन रिजल्ट दे भी रहा था। परंतु ऐसा नहीं था कि लड़ाइयाँ छुटपुट घटनाएं होती नहीं थी, परंतु आप किस जो भी किताब में लिखेंगे आगे की पीढ़ी तो वही पढ़ेगी, तो वो लोग इन छुटपुट जो भी घटनाएं होती थी उससे वो लिखते ही नहीं थे। तो ऐसे में आगे की पीढ़ी को पता ही नहीं चल पाता था कि आगे क्या, निचले स्तर पे क्या हो रहा है। इसी बात को हथियार बनाकर जब अंग्रेज़ों ने इतिहास लिखना शुरू किया, तो उन्होंने जो भी विवरण प्रस्तुत किए, उन्होंने कहा कि हमेशा बात मुस्लिमों की ही क्यों होती है, सारे दुख दर्द मुस्लिमों की ही क्यों बताए जाते हैं, अन्य धर्म क्या उपस्थित नहीं थे, या अन्य धर्म की क्या दुख दर्द नहीं थे, या अन्य धर्म की स्थिति क्या थी, इसको इतिहास में जगह क्यों नहीं दी गई। तो इस तरह से हिंदुओं को के इमोशनली, एक तरह से इमोशनल अत्याचार करना, तो एक तरह से हिंदुओं को हथियार बनाया गया यहाँ पे मुस्लिमों के अगेंस्ट, क्योंकि मुस्लिम भी इससे पहले यही काम कर चुके थे, तो ऐसे में फंस गए, वो कुछ बोल नहीं सकते थे। तो इस तरह से एक दूसरे को हथियार बनाकर अंग्रेज़ों ने राज किया। वही फूट डालो राज करो की नीति। अगर ये दो, उनका मानना था कि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते झगड़ते ही रहेंगे तो कभी लड़ाई नहीं करेंगे, और कभी क्रांति नहीं करेंगे, कभी भी कोई आंदोलन खड़ा नहीं करेंगे। पर चूँकि ये भारत की धरती है जहाँ पे सभी धर्म एक दूसरे से इस तरह से मिल जाते हैं जैसे कि वो कभी अलग थे ही नहीं, तो यही तो तभी तो इसी का परिणाम तो हम देख सकते हैं, इतने बड़े स्तर पे आंदोलन हुआ। ऐसा नहीं है, हर धर्म के लोग इसमें शामिल हुए, बराबर शामिल हुए, कोई भी किसी से पीछे नहीं था, सब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जो इस बात का प्रतीक है कि भारत भूमि में ये सबकी है, और यहाँ पे रहने वाला कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, यहाँ पे सिर्फ सब एक भारतीय हैं, कोई भी अलग नहीं है। क्योंकि ये भारत की स्वतंत्रता ये किसी एक की देन नहीं है, ये सभी के बराबर योगदान की देन है, चाहे वो अशफाक उल्लाह खां हो, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर हो, सभी ने मिलके इसको इसे आज स्वतंत्रता प्रदान की है, किसी एक ने नहीं की है ना। तो भारत एक वृक्ष है जिसमें हर धर्म उसकी शाखाएं हैं, शाखाओं के को अलग कर देने पर जो भी ठूंठ बचता है वो पेड़ नहीं कहलाता। तो ये सफलता भी सबके सहयोग से ही मिली।
किसी एक के योगदान से नहीं। तो ये तो अपने भारत की विशेषता थी, जो ये इस बात का प्रमाण है कि कोई हमारे जो भी ब्रिटिश थे वो अपनी फूट डालो राज करो की नीति पर सफल नहीं हो सके। हालांकि उन्होंने मध्यकाल आधुनिक काल में अनेक ऐसी रचनाएं लिखी जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, और कहीं कहीं अंग्रेजों ने हिंदुओं का साथ दे अंग्रेजों सॉरी मुस्लिमों का साथ देते थे। उनसे कहा कि उनके बारे में अच्छी बातें लिखी, कभी हिंदुओं के बारे में अच्छी बातें लिखी, कभी मुस्लिमों को भड़काया तो कभी हिंदुओं को भड़काया। इस तरह से एक दूसरे को भड़काते रहे ताकि दोनों कभी एकजुट ना हो सके, मगर कभी उनका ये सपना भी सच नहीं हो पाया। दोनों अपने वैचारिक मतभेद तो काफ़ी समय पहले ही भूल चुके थे। एक दूसरे से अच्छे राजाओं के समय में ऑलरेडी समरसता के दोनों में के मध्य एक समरसता ऑलरेडी आ चुकी थी, जिसके कारण कभी भी ये अलग नहीं रह पाते। भले कुछ समय के लिए आपसी मतभेद से दो संप्रदाय अलग अलग जरूर हो जाते हैं, मगर अंततः वो एक दूसरे से मिल ही जाते हैं, क्योंकि वो अलग नहीं है, क्योंकि वो एक भारतीय थे। तो जिसका परिणाम हम क्रांति के रूप में देख सकते थे और भारत की स्वतंत्रता के रूप में देख सकते हैं। तो ऑल ओवर कहने का मतलब यही है कि मध्यकाल में जो भी इतिहास लेखन हुआ वो धर्म प्रधान था, और साथ ही साथ उसका ऑल ओवर कह सकते हैं कि जो भी मध्यकाल में इतिहास को का लेखन किया गया उसका मूल आधार धार्मिक और राजनीतिक था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। प्रमुख विशेषताएं, स्रोत की उपलब्धता। चूँकि हमारे इस्लाम जगत में प्रारंभ से ही इतिहास लेखन के प्रति काफ़ी दिलचस्पी ली गई, इस कारण हमें प्रारंभ से लेकर हमें शुरुआत से अब तक कालक्रम और घटनाओं वार हमें अनेक ग्रंथ मिल जाते हैं, और जो इस्लाम जगत के प्रारंभ से लेकर अब तक जो भी उतर चढ़ाव है उसको बताते हैं। और अब बात करते हैं कालक्रम की। हमारे मध्यकालीन इतिहास की एक दूसरी विशेषता ये है, प्राचीन काल में हमारी घटनाओं को से मिलने वाली शिक्षा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था, परंतु हमारे मध्यकाल में जो इतिहास लेखन किया गया उसमें घटनाओं के का विवरण कालक्रम के अनुसार दिया गया है। इस तरह से एक सीक्वेंस से हमें घटनाओं के बारे में जानकारी मिल पाती है। केंद्र और प्रांतीय इतिहास की शुरुआत। इस समय तक अनेक प्रांतों का उदय हो चुका था, जिसके कारण प्रत्येक प्रांत के राजा अपने इतिहास कर रख के अपने प्रांत विशेष की भौगोलिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालते थे, जिससे हमें उन प्रांतों की स्थिति को समझने में सहायता मिलती है। समकालीन साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल। चूँकि हमारे पास समय का प्रचुर मात्रा में साहित्यिक स्रोत उपलब्ध थे, और प्रत्येक लेखक अपने समकालीन अन्य साहित्यिक स्रोतों के फैक्ट का यूज़ करके तथा तत्कालीन अपने अनुभवों और जो जानकारी उसे प्राप्त थी उसका प्रयोग करके वो एक बेहतरीन इतिहास का लेखन करता था। और अब बात करते हैं धर्म का प्रभाव इतिहासकारों पर। अच्छा, तो चूँकि हमारे जो भी धर्म है उसके धर्म की जो भी पाठशालाएँ मदरसा होते हैं तो उसमें धर्म विशेष की शिक्षा तो दी जाती है। साथ ही साथ चाहे वो संकीर्ण हो चाहे वो प्रोग्रेसिव हो, तो वो सब उनकी शिक्षा के मूल पर होती हैं। जैसे कि हम बात करें मध्यकालीन शिक्षा की, तो उस समय मदरसे में इस्लामिक शिक्षा के बारे में बताया जाता है, और जो भी उनके आदर्श थे, जो उनके अल्लाह ने उन्हें बताए थे, उनकी जो आचार संहिता होनी चाहिए, इन सब की उन्हें जानकारी दी जाती थी। क्योंकि हम जानते हैं दो विचारधाराएं कभी एक जैसी नहीं होती है, दो आदर्श एक जैसे नहीं थे, दो धर्मों के आचरण समान नहीं थे। तो
जो भी इतिहासकार इन्हीं मदरसों से पढ़ के निकले थे, तो इनकी जो विचारधारा थी, इनके धर्म के जो आदर्श थे, ठीक है, उसके कारण उसके अनुरूप ही हो गए थे। तो चूँकि ऐसे में माहौल कुछ ऐसा था कि धार्मिक जोश था, इस्लाम के प्रसार का वो समय था, तो इनके दिलो दिमाग पर सिर्फ इनके धर्म ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता था। बाकी धर्मों को ये ज़्यादा वैल्यू नहीं देते थे। ऐसे में इनकी जो इतिहास लेखन था, उन पर भी इनकी इन विचारधारा का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में आधुनिक भारत के इतिहास लेखन के जो भी उपागम हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। आज का दिन शुभ रहे। धन्यवाद।